A very good morning to everyone, all the participants of this joint course being organized by DTRTI Delhi and Lucknow for the benefit of those participants who want to prepare for the ITO departmental exams. Today we will be continuing with section 9. I hope everyone can see my screen. And before continuing with where we stopped yesterday, I would like to give a little bit of more clarification. So I'll just go through explanation 5, explanation 6 and explanation 7 of clause 1 of subsection 1. तो एक्सप्लेनेशन 5 में ये कहा गया है, डाउट्स को रिमूव करते हुए, कि ये बात स्पष्टीकृत की जा रही है कि कोई भी एसेट या कोई कैपिटल एसेट जो कि एक शेयर है या किसी कंपनी में कोई इंटरेस्ट है या किसी एंटिटी में इंटरेस्ट है, जो कंपनी या एंटिटी रजिस्टर या इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया से बाहर, तो ये मान लिया जाएगा कि वो शेयर या इंटरेस्ट जो था वो इंडिया में स्थित था यदि वो शेयर और इंटरेस्ट अपनी वैल्यू को काफ़ी हद तक सब्सटैंशियल तरीके से उन एसेट से डिराइव कर रहा है जो कि इंडिया में लोकेटेड है। तो ये जो कैपिटल एसेट की बात हो रही है, एसेट की बात हो रही है, ये आ रही है जो सबसे ऊपर लाइन दी गई थी सेक्शन में, कि यदि कोई ऐसा एसेट है या यदि कोई ऐसा कैपिटल एसेट है, तो एसेट के थ्रू या एसेट में से या उस कैपिटल एसेट के ट्रांसफर में से जो भी इनकम अक्रू या अराइज होती है, तो वो जो इनकम है वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। इस संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि एक्सप्लेनेशन 5 में ये कहा जा रहा है कि यदि ये एसेट जो है या ये कैपिटल एसेट कोई शेयर या इंटरेस्ट है किसी कंपनी या एंटिटी में, तो ये पता लगाने के लिए कि ये एसेट या कैपिटल एसेट इंडिया में स्थित था कि नहीं था, ये देखने के लिए ये जरूरी है देखना कि अगर वो एसेट शेयर है जो अपनी वैल्यू इंडिया में एसेट से डिराइव कर रहा है, यानी वो शेयर ऐसी कंपनी में है जिसके एसेट्स जो हैं सब्सटैंशियली इंडिया में हैं, तो यदि उस कंपनी के सब्सटैंशियल एसेट्स इंडिया में हैं और उससे वो शेयर अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है डेफिनेटली, तो उस केस में वो ये माना जाएगा कि इनकम अक्रू या अराइज हो गई है इन इंडिया में। और इसके बाद ही ये कहा गया था एक्सप्लेनेशन 6 में कि यदि हमको ये तय करना है कि क्या वो शेयर या वो इंटरेस्ट अपनी वैल्यू को उन एसेट से डिराइव कर रहा है सब्सटैंशियली जो इंडिया में लोकेटेड हैं, तो उसके लिए दो कंडीशन एक्सप्लेनेशन 6 में दी हुई हैं कि ये देखना पड़ेगा कि स्पेसिफाइड डेट पे जो एसेट्स की वैल्यू है क्या वो 10 करोड़ से ऊपर है। अगर 10 करोड़ से ऊपर नहीं है तो फिर वो जो शेयर है ये नहीं कहा जा सकता कि वो सब्सटैंशियली अपनी वैल्यू को
इंडिया में जो एसेट्स हैं उनसे डिराइव कर रहा है। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो शेयर है वो या वो इंटरेस्ट है वो 50% वैल्यू एसेट्स की रिप्रेजेंट करता है, जो एसेट्स वो कंपनी के द्वारा ओन किए जा रहे हैं। एक तरह से कहा जा रहा है कि जो इंडिया में एसेट्स हैं उस कंपनी के, लोकेटेड है इंडिया में, वो 50% जो हैं वो इंडिया में लोकेटेड हैं। और अगर उस कंपनी के एसेट्स 50% इंडिया में लोकेटेड होंगे कम से कम, तभी वो शेयर के बारे में ये कहा जा सकता है कि इट रिप्रेजेंट्स एटलीस्ट 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स ओन्ड बाय द कंपनी और द एंटिटी। यानी पूरे पूरे जितने एसेट्स वो कंपनी एंटिटी ओन करता है उसके 50% वैल्यू के जो एसेट्स हैं वो इंडिया में अगर लोकेटेड हैं, चाहे वो टेंजिबल या इंटेंजिबल हो। और इसके साथ साथ उनकी वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा हो, तभी ये कहा जा सकता है कि वो शेयर या इंटरेस्ट जो है अपनी वैल्यू को सब्सटैंशियली ऐसे एसेट्स से डिराइव कर रहा है जो इंडिया में लोकेटेड है। और तभी ये माना जाएगा कि जो इनकम है वो अक्रू या राइज इंडिया में हुई है। ये एक्सप्लेनेशन 6 एक तरह का एक्सप्लेनेशन 5 का ही फर्दर प्रोवाइजो है। और इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन 7 भी एक्सप्लेनेशन 5 का एक फर्दर प्रोवाइजो है। इस बात का हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एक्सप्लेनेशन 7 में एक और कंडीशन इसमें लगाई जाती है कि यदि कोई व्यक्ति एक नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट इंडिया से बाहर ट्रांसफर कर देता है अपने शेयर या इंटरेस्ट को किसी कंपनी या एंटिटी में जिसका वर्णन एक्सप्लेनेशन 5 में है, तो उसकी कोई भी इनकम जो है वो डीम टू अक्रू या अराइज नहीं मानी जाएगी, या इंडिया में डीम टू अक्रू या अराइज नहीं मानी जाएगी। और यहां पर इन इंडिया शब्द का शायद प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि क्लॉज 1 में इन इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं है। बहरहाल एक्सप्लेनेशन 7 में यह कहा जा रहा है कि यदि वो कंपनी या एंटिटी उन एसेट्स को डायरेक्टली ओन करती है जो इंडिया में सिचुएटेड है, और ट्रांसफर करने वाला वो जो नॉन रेसिडेंट है वो डेट ऑफ ट्रांसफर से 12 महीने पहले तक 5% से ज्यादा का मैनेजमेंट या कंट्रोल का मालिक नहीं था उस कंपनी में, तो ऐसी कंडीशन में ही जहां पर वो जो नॉन रेजिडेंट था वो ना तो उस राइट ऑफ मैनेजमेंट या कंट्रोल होल्ड कर रहा था जिसकी वैल्यू 5% से ज्यादा थी उस कंपनी में जिस कंपनी के एसेट्स इंडिया में सिचुएटेड हैं, और वो कंपनी ओनर है, सीधा ओन करती है उन एसेट्स को जो इंडिया में सिचुएटेड है, और वो व्यक्ति उसमें 5% से ज्यादा का राइट नहीं रखता है मैनेजमेंट कंट्रोल में, तो उसकी कोई इनकम डीम टू अक्रू या राइज इंडिया में नहीं मानी जाएगी। अगर शॉर्ट में देखें तो एक छोटे नॉन रेजिडेंट्स के लिए ये एक बेनिफिशियरी प्रोविजन है कि ऐसे जो नॉन रेजिडेंट हैं, जो छोटे नॉन रेजिडेंट हैं, जो किसी कंपनी में 5% से ज्यादा का मैनेजमेंट या कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो उस कंपनी के शेयर को अगर वो इंडिया से बाहर भेज देते हैं तो उस केस में
इनकम डीम टू अक्रू अराइज उनकी नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर वो किसी कंपनी में 5% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखे हैं, तभी वो जो इनकम है वो डीम टू अक्रू अराइज इंडिया में मानी जाएगी, क्योंकि कंपनी के एसेट्स जो हैं वो इंडिया में स्थित हैं। तो ये मान लिया जाएगा सब्सटैंशियली वो इनकम उससे डिराइव कर। हालांकि जहां तक कि रेसिडेंट का सवाल है, उसके लिए इस तरह का कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। यानी कि ये एक बेनिफिशियरी प्रोविजन एक नॉन रेजिडेंट, छोटे नॉन रेजिडेंट लोगों के लिए है कि वो अपने शेयर्स को जैसे कहीं इंडिया से बाहर अगर बेचते हैं, ऐसे कंपनी में अपने शेयर्स को बेचते हैं जिसके 50% वैल्यू के शेयर्स इंडिया में, जिसके 50% वैल्यू के एसेट्स इंडिया में सिचुएटेड है या उससे ज़्यादा इंडिया में सिचुएटेड है, तो उनके केस में इनकम डीम टू अक्रू या राइज इंडिया में नहीं मानी जाएगी। जो बड़े नॉन रेजिडेंट है, जो कंपनी में 5% से ज़्यादा का वोटिंग पावर अख्तियार करे हुए हैं, या शेयर कैपिटल उनके पास 5% से ज़्यादा का है, या कोई भी इंटरेस्ट उनके पास जो है, उनका जो जुड़ाव है कंपनी के साथ, उसमें 5% से ज़्यादा का जुड़ाव है कुल वोटिंग पावर के मुकाबले में, या कुल शेयर कैपिटल या कुल इंटरेस्ट के मुकाबले में उस कंपनी या एंटिटी के। और यहाँ इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब है कि कितना उनका उसके साथ कनेक्शन है, उस कंपनी के साथ। तो 1 और 2 में फर्क इतना ही है कि बस 1 में लिखा है कि डायरेक्टली अगर वो कंपनी एसेट्स को होल्ड कर रही है जो एसेट्स इंडिया में सिचुएटेड है, और 2 में अगर वो इनडायरेक्टली भी वो कंपनी ओन करती है किसी एसेट्स को जो इंडिया में सिचुएटेड हैं, उन पर भी ये लागू होता है कि जो बड़े नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो 5% से ऊपर वाले होल्डिंग वाले, अगर वो उसका शेयर इंडिया से बाहर बेच देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो भी इनकम उसके थ्रू आएगी, अगर वो एसेट्स, वो कंपनी जो है उसके एसेट्स 50% से ज़्यादा वैल्यू के एसेट्स इंडिया में सिचुएटेड हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि सब्सटैंशियली जो एसेट्स हैं वो इंडिया में है, और उससे वो वैल्यू डिराइव हो रही है उस शेयर की, और उस शेयर को, ऐसे शेयर को बेचने से या ऐसे शेयर में से जो भी इनकम डिराइव होगी वो डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया होगी, एक नॉन रेजिडेंट के केस में। रेजिडेंट के केस में तो सीधी सीधी बात है कि अगर वो, मतलब सब वहां पर एक्सप्लेनेशन 5 और 6 लागू हो जाएंगे और 7 वहां पर एक्सप्लेनेशन लागू नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई रेजिडेंट है और उसके पास शेयर होल्डिंग है, और वो जो शेयर होल्डिंग है वो ऐसी कंपनी या एंटिटी में है जिसके 50% से ज़्यादा के एसेट्स, जिनकी वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा है, वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो ऐसे कंपनी के शेयर को बेचने से जो भी इनकम उसके उस शेयर में से डिराइव होगी, या तो उसको बेचने से या उस शेयर में से, तो वो इनकम जो है वो डीम टू अक्रू या राइज इन इंडिया मानी जाएगी किसी भी रेसिडेंट के लिए। सो ये एक्सप्लेनेशन 5, 6 और 7 के बीच में जो एक तालमेल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं जहां हमने कल खत्म किया था, and we will try to raise questions to you so that you can understand the provisions of this section properly. We come to 917, and 917 says that income deemed to accrue or arise in India shall be the income by way of fees for technical services payable by the government. तकनीकी सर्विस देने के लिए जो फीस का पेमेंट,
यहां पर रेम्यूनरेशन शब्द यूज किया नहीं किया गया। फीस एक व्यावसायिक फीस होती है, व्यावसायिक रूप से जो आप काम करते हैं उसके लिए अपनी फीस देते हैं, और प्रोफेशनल लोग नॉर्मली फीस लेते हैं। जैसे डॉक्टर अपनी फीस लेता है, लॉयर अपनी फीस लेता है, ऐसे तकनीकी कारीगर भी अपनी फीस लेते हैं, या तकनीकी सर्विसेज देने वाली कंपनियां भी अपनी फीस। तो ऐसी इनकम जो कि फीस के रूप में है, तकनीकी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो फीस गवर्नमेंट के द्वारा अगर पेएबल होती है, यानी भारत सरकार जिस फीस का पेमेंट करती है, अगर ऐसी फीस का पेमेंट भारत सरकार करती है तो जिसको भी वो पेमेंट कर रही है उसके हाथ में वो इनकम डीम टू अक्रू या अराइज इन इंडिया होती है। उसके बाद यदि वो व्यक्ति एक रेसिडेंट है, अगर वो व्यक्ति एक रेसिडेंट है तो जहां पे वो फीस पेएबल है ऐसी सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, जिन सर्विसेज का इस्तेमाल एक ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए किया जा रहा है, जो बिजनेस या प्रोफेशन ऐसे व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है इंडिया से बाहर, यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन अगर इंडिया से बाहर चलाया जा रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा जो व्यक्ति सर्विसेज ले रहा है, सर्विसेज प्राप्त कर रहा है और उन सर्विसेज का फीस के रूप में पेमेंट कर रहा है किसी रेसिडेंट को, या जहां पे वो फीस पे की जा रही है इस कारण से फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, और वो फीस का पेमेंट इसलिए किया जा रहा है कि कोई आय को कमाना है या आय बनाना है, पैसा बनाना है किसी भी स्रोत से जो कि इंडिया से बाहर है, यानी इंडिया के बाहर किसी स्रोत से इनकम प्राप्त करने के लिए यदि कोई टेक्निकल सर्विसेज ली जाती है और टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस का पेमेंट किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर रेसिडेंट, जो पर्सन वो रेसिडेंट है जो पे कर रहा है फीस को, अ पर्सन हु इज अ रेसिडेंट जो उस फीस को पे कर रहा है, पे कौन करेगा? जो सर्विसेज लेगा। तो जिसने वो सर्विस ली वो एक रेसिडेंट है इंडिया में, और जो सर्विस वो ले रहा है उसका इस्तेमाल ऐसे बिजनेस में कर रहा है जो इंडिया से बाहर है। तो इंडिया से बाहर अगर किसी रेसिडेंट ने बिजनेस चला रखा है और उस बिजनेस के लिए वो एक तकनीकी सर्विस प्राप्त कर रहा है, और उस तकनीकी सर्विस को प्राप्त करने के लिए कोई फीस का पेमेंट कर रहा है, पेमेंट करने वाला अगर रेसिडेंट है इंडिया में, मैं रिपीट करूंगा इस बात को, शायद मैंने पहले कुछ और बोल दिया हो, तो जो रेसिडेंट है वो व्यक्ति है जो सर्विस ले रहा है और फीस का पेमेंट कर रहा है, और फीस का पेमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको उस तकनीकी सर्विस का इस्तेमाल ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए करना है जिसको वो इंडिया से बाहर चला रहा है, या फिर उस फीस का पेमेंट ऐसे टेक्निकल सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए कर रहा है जिनसे वो इंडिया से बाहर कोई आय कमाना चाहता है या आय कमा रहा है। तो अगर वो इंडिया से बाहर यूज कर रहा है सर्विसेज को और वो एक रेसिडेंट है और उसका पेमेंट कर रहा है टेक्निकल सर्विसेज के लिए, तो वो इनकम डीम टू अक्रू अराइज इंडिया में नहीं होगा। अगर वो सर्विसेज का इस्तेमाल इंडिया में चलाए हुए बिजनेस के लिए करता है, तभी वो जो इनकम होगी उस व्यक्ति को जिसको वो पे कर रहा है इनकम। यहां पे इनकम किसको हो रही है? जो फीस दे रहा है उसको नहीं हो रही है, इनकम उसको हो रही है जिसको फीस दी जा रही है। तो जिसको भी फीस दी जा रही है ऐसे टेक्निकल सर्विसेज के लिए
जिनका इस्तेमाल ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन के लिए किया जा रहा है जो इंडिया में हो, इंडिया से बाहर ना हो, तो वो जो फीस है वो इनकम डीम टू अक्रू या अराइज इन इंडिया मानी जाएगी अगर पेमेंट करने वाला एक रेसिडेंट है। उसके बाद सी क्लॉज ये कहता है 7C 917C कि एक पर्सन अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, पर्सन मीन्स वो डेफिनेशन आप 231 से ग्रहण करेंगे। A person who is a non-resident where the fees are payable in respect of the services utilized in a business or profession carried on by such person in India or for the purpose of making or earning any income from any source in India। जहां पेमेंट करने वाला एक नॉन रेजिडेंट है, जहां पेमेंट करने वाला एक नॉन रेजिडेंट है और वो टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस का पेमेंट जो है, उसके द्वारा जो फीस पेबल है वो उन तकनीकी सर्विसेज के लिए है जिन तकनीकी सर्विसेज का इस्तेमाल वो ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन में कर रहा है जो कि इंडिया में चला रहा है वो, या फिर ऐसे के लिए वो तकनीकी सर्विसेज का पेमेंट कर रहा है जिससे वो इंडिया के अंदर कोई आय बनाना चाहता है किसी भी स्रोत से। तो ऐसे कंडीशन में वो जो इनकम होगी, यानी जिसको फीस पे की जाएगी उसके हाथ में वो जो इनकम होगी वो डीम टू अक्रू या अराइज इंडिया में। अगर हम बी और सी को एक साथ लेके शॉर्ट में उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टेक्निकल सर्विसेज के लिए कोई फीस पे की जाती है, अगर उन टेक्निकल सर्विसेज का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया में चलाने के लिए करता है या फिर उसका इस्तेमाल इंडिया में किसी स्रोत से आय प्राप्त करने के लिए करता है, तब वो जो फीस होगी वो उस व्यक्ति के हाथ में जो कि फीस प्राप्त कर रहा है वो इनकम डीम टू अक्रू या अराइज इन इंडिया होगी। और उसके विपरीत अगर कहा जाए कि यदि टेक्निकल सर्विसेज का इस्तेमाल किसी इंडिया से बाहर के बिजनेस या चलाए गए बिजनेस या प्रोफेशन के लिए किया जा रहा है या किसी ऐसे स्रोत से इनकम प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है जो इंडिया में है, जो इंडिया से बाहर है, तो फिर वो उस केस में डीम टू अक्रू या अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है देखना कि टेक्निकल सर्विसेज का इस्तेमाल इंडिया से बाहर हो रहा है, इंडिया से बाहर चलाया गया किसी बिजनेस या प्रोफेशन हो रहा है, या फिर इंडिया से बाहर किसी इनकम को कमाने के लिए हो रहा है, या इंडिया के अंदर के लिए हो रहा है। तो उसके बाद एक फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एनी इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेएबल ऑफ एन एग्रीमेंट मेड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1976 एंड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 अप्रैल 1976 से पहले अगर कोई एग्रीमेंट हुआ था कि भाई ये फीस पे की जाएगी और उस एग्रीमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर अप्रूव किया था तो उस केस में वो इनकम डीम टू अक्रू या अराइज इन इंडिया, यानी कि वो उस तरह से टैक्स नहीं होगी। पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए ये प्रोवाइजो लाया गया है, उस केसेस में बरकरार रखने के लिए जहां पर कोई एग्रीमेंट 1 अप्रैल 1976 से पहले से केंद्र सरकार कर चुकी थी। यानी केंद्र सरकार यदि कोई एग्रीमेंट कर लेती है तो फिर उस एग्रीमेंट को मानना भी जरूरी होता है। ये नहीं कि आप अपने यहाँ अपने अधिनियम में कोई बदलाव ले आए और उस एग्रीमेंट के जो प्रावधान है वो झुठला दिए जाए उसकी वजह से। तो इसकी वजह से ये लाया गया प्रोवाइजो। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है फॉर द पर्पसेस ऑफ द फोरगोइंग प्रोवाइजो। ये एक्सप्लेनेशन 1 जो है ये 917 क्लॉज के लिए है और इसमें रेफर किया जा रहा है फर्स्ट प्रोवाइजो, और उसमें कहा जा रहा है कि फोरगोइंग यानी इसके पहले आया हुआ जो प्रोवाइजो है
इसके पहले आए हुए प्रोवाइजो के प्रयोजन से एक एग्रीमेंट जो कि 1 अप्रैल 76 के बाद भी अगर करी गई तो ये मान लिया जाएगा कि वो उस तारीख के पहले की गई है, यदि वो एग्रीमेंट ऐसे प्रपोजल्स के अनुसार थी, ऐसे प्रस्तावों के अनुसार थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस डेट से पहले अप्रूव कर दिए थे। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल 1 अप्रैल 1976 से पहले भी आ गया था और एग्रीमेंट अगर नहीं भी हुई थी तो भी ये मान लिया जाएगा कि वो एग्रीमेंट जो है उस तारीख से पहले हुई है और इसलिए उस पे इस क्लॉज के प्रावधान लागू नहीं हों। और एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मीन्स एनी कंसिडरेशन। Fees for technical services means any consideration, including any lump sum consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services. यहाँ जो phrase है fees for technical services उसको define किया जा रहा है। जब हम कहते हैं fees for technical services उससे हमारा मतलब क्या है, इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि इस क्लॉज के पर्पज से जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज शब्द आए हैं उनका मतलब है कोई भी कंसिडरेशन या कोई जो मुआवजा या पेमेंट किया जाता है जिसमें एक मुश्त पेमेंट भी शामिल है। यानी कई चीज अगर खरीदी जाती हैं तो कई सारी सर्विसेज अगर ली जाती हैं उनका एक मुश्त अगर पेमेंट किया जाता है, लमसम यानी एक मुश्त, फॉर द रेंडरिंग ऑफ एनी मैनेजरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज। कोई भी मैनेजरियल सर्विस देने के लिए, यानी तकनीकी सर्विसेज में 3 तरह की सर्विसेज शामिल हैं। पहले तो प्रबंधन से रिलेटेड सर्विसेज, कैसे प्रबंध किया जाएगा, मैनेजमेंट सर्विस। दूसरी सर्विस है टेक्निकल सर्विस, तकनीकी सर्विस। तकनीकी वो चीज है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जहां पर भी किसी नई प्रक्रिया का इस्तेमाल हो रहा है जो टेक्निकल नेचर की है, जिसमें साइंस का प्रयोग है, साइंस और टेक्नोलॉजी शब्द साथ में जाते हैं। और कंसल्टेंसी सर्विसेज, या वो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कोई आपसे राय और ओपिनियन या मशवरा ले रहा है और आप उसको दे रहे हैं। इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल, और जिसमें तकनीकी व्यक्तियों को प्रोवाइड करना भी शामिल हो। कभी केवल सर्विस ही नहीं दी जाती, व्यक्ति प्रोवाइड किया जाता है कि कोई हमें कहता है कि हमको एक कंप्यूटर प्रोग्रामर 1 महीने के लिए दे दीजिए जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना जानता हो। तो वहां पर हम क्या खरीद रहे हैं? हम कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं ले रहे, टेक्निकल सर्विसेज नहीं ले रहे, मैनेजरियल सर्विसेज नहीं ले रहे हैं, हम एक व्यक्ति को हायर कर रहे हैं। तो जब हम किसी टेक्निकल या दूसरे व्यक्ति को, टेक्निकल और अदर का मतलब मैनेजरियल, कंसल्टेंसी देने वाला, ऐसे व्यक्ति को अगर हायर कर लेते हैं तो ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी पर्सनल को प्रोवाइड करना की जो सर्विस है वो भी टेक्निकल सर्विस में शामिल है। बट डज नॉट इंक्लूड कंसिडरेशन फॉर एनी कंस्ट्रक्शन, असेंबली, माइनिंग और लाइक प्रोजेक्ट undertaken by the recipient, or consideration which would be income of the recipient chargeable under the head salaries. लेकिन इसमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम शामिल नहीं है, कोई असेंबली का काम शामिल नहीं। असेंबली मतलब कोई कई पार्ट्स को आपस में मिला के असेंबल कर देना, या कोई माइनिंग का काम करना। माइनिंग का काम यानी खोद के जमीन के नीचे वहां से मिनरल निकालने का जो काम होता है। कंस्ट्रक्शन का काम, ये सब काम बाहर किए गए हैं टेक्निकल सर्विसेज में से। और असेंबली केवल होती है जिसमें कोई टेक्निक इन्वॉल्व नहीं है, कई पार्ट्स को मिला के और एक चीज बना देना। कई बार बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं इंडिया में, जैसे कंप्यूटर इक्विपमेंट के पार्ट्स हैं, और इंडिया में आके बस उनको स्क्रू ड्राइवर से या केवल उनको आपस में मिला के वो चीज बना लिया। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा सर्विस दे रहा है कि असेंबली कर रहा है या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है या कोई माइनिंग का काम कर रहा है, और लाइक प्रोजेक्ट या इसी से मिलता जुलता कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, अंडरटेकिंग बाय द रेसिपिएंट, जिसने जिम्मेदारी ले ली है किसी भी
फीस को प्राप्त करने वाले ने, यानी अगर फीस को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कोई कंस्ट्रक्शन का काम करके दे रहा है, कोई असेंबली का काम करके दे रहा है, कोई माइनिंग का काम करके दे रहा है, या इससे मिलता जुलता कोई प्रोजेक्ट करके दे रहा है, तो वो तकनीकी सर्विसेज में, टेक्निकल सर्विसेज में शामिल नहीं माना जाएगा। और कंसिडरेशन विच वुड बी इनकम ऑफ द रेसिपिएंट चार्जेबल अंडर इट्स सैलरीज, या फिर अगर जो फीस प्राप्त कर रहा है वो सैलरीज हेड में चार्जेबल है, तो भी वो इस क्लॉज में वो फिर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के रूप में चार्ज कर नहीं माना जाएगा। और अगर वो सैलरी रूप में जो फीस दी जा रही है, कोई भी कंसिडरेशन किसी मैनेजरियल, टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए एक सैलरी के रूप में दिया जा रहा पेमेंट, तो वो इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया के क्लॉज में शामिल नहीं आएगा, क्योंकि वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इस क्लॉज के अंतर्गत वो नहीं आएगा। और सैलरी क्या होती है? सैलरी एम्प्लॉई को दी जाती है। सैलरी के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन होना जरूरी है। तो यदि कोई व्यक्ति के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन में बंधा हुआ है और इस वजह से उसको वो टेक्निकल सर्विसेज देने का पेमेंट मिल रहा है, तो वो सैलरी हेड में, हेड ऑफ इनकम, सैलरी हेड का मतलब सैलरी हेड ऑफ इनकम जो है उसमें टैक्स होगा, जो कि सेक्शन 14 से 17 के बीच में जिनका वर्णन है इनकम टैक्स एक्ट में। और उस केस में वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो इस क्लॉज में शब्द आ रहे हैं उनके तहत वो नहीं आएगा, और इस वजह से वो इनकम डीम टू अक्रू या राइज इन इंडिया नहीं होगा। और उसके बाद हम आते हैं जो आखिरी क्लॉज है इस सेक्शन का 9(8), जिसको इंसर्ट किया गया है 1/4/2020 को। ये क्लॉज कब इंसर्ट किया गया? 1/4/2020 को इंसर्ट किया गया है। अभी हाल में बिल्कुल तरोताजा क्लॉज है आपके लिए, बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, एंड देयरफॉर वी मस्ट अंडरस्टैंड इट। और इस क्लॉज में कहा जा रहा है कि वो इनकम डीम टू अक्रू या अराइज इन इंडिया होगी जो इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, जो इनकम इंडिया से बाहर अराइज हो रही है, क्योंकि वो एक ऐसा सम ऑफ मनी है जिसका रेफरेंस 224(17)A में किया गया है। ऐसा सम ऑफ मनी अगर अराइज होता है इनकम के रूप में इंडिया से बाहर, और जिसका पेमेंट 5 जुलाई 2019 के बाद या उस तारीख को किया जा रहा है, किसके द्वारा पे किया जा रहा है? बाय ए पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट। पेमेंट किसी रेसिडेंट के द्वारा किसी नॉन रेजिडेंट को किया जा रहा है, बशर्ते कि वो जो नॉन रेजिडेंट है वो कंपनी ना हो या फिर किसी फॉरेन कंपनी को किया जा रहा है। अगर कंपनी हो तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी रेसिडेंट पर्सन, रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन 231 से आएगी, यानी उस पूरे लिस्ट में कोई भी अगर पर्सन है जो रेसिडेंट इंडिया में है, वो किसी भी नॉन रेजिडेंट को या किसी नॉन रेजिडेंट, अगर कोई कंपनी है तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, अगर कोई भी पेमेंट कर रहा है जिसका वर्णन 224(17)A में है, और वो पेमेंट अगर उसने 5 जुलाई 2019 या उसके बाद किया है, तो वो इनकम डीम टू अक्रू या अराइज इंडिया माना जाएगा, भले ही पेमेंट जो है, जो इनकम अराइज हो रही है इंडिया से बाहर हो रही है, क्योंकि ये जो पेमेंट है ये इंडिया से बाहर किया जा रहा है। तो ये कौन से पेमेंट है जिनका रेफरेंस 224(17)A में किया गया है? उसके लिए 224(17)A को अगर हम देखें तो 224(17)A ये कहता है एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी referred to in clause 10 of subsection 2 of section 56. 224(17)A भी
56(2)(10) को रेफर कर रहा है, और वो सम ऑफ मनी या प्रॉपर्टी की वैल्यू के संदर्भ में कर रहा है। यहां पर दो चीजें हैं, सम ऑफ मनी या प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहां पे क्लॉज 8 में सम ऑफ मनी की बात हो रही है, प्रॉपर्टी की वैल्यू की बात नहीं हो रही। तो कहने का मतलब ये कि हम सम ऑफ मनी को ही डिराइव करेंगे और प्रॉपर्टी की वैल्यू को यहां पे हम डिराइव नहीं करेंगे। यानी कोई अगर राशि, कोई पैसे की राशि अगर दी जाती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं, तो सम ऑफ मनी कहां से डिराइव करेंगे? 224(17)(a) से। और 224(17)(a) में कहा गया है कि सम ऑफ मनी वो जो कि 56(2)(10) में लिखा है, और 56(2)(10) जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का के हेड ऑफ इनकम का सेक्शन है, और उसमें 56(2)(10) में कौन से सम ऑफ मनी की बात कही गई है उसको देख लेते हैं। तो सेक्शन 56(2)(10) में कहा गया कि वेयर एनी पर्सन रिसीव्स इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन और पर्सन्स ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2017, जहां पर भी कोई व्यक्ति प्राप्त करता है किसी भी प्रीवियस ईयर में, क्या प्राप्त करता है? फ्रॉम एनी पर्सन और पर्सन्स एनी सम ऑफ मनी या एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो चूंकि हमें केवल सम ऑफ मनी ग्रहण करना है, इसलिए हम केवल सम ऑफ मनी के बारे में अभी पढ़ने में यहां पे इंटरेस्टेड है। जब हम सेक्शन 56 को पूरा पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम के तहत, तब हम उसको वहां पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित जो बात है उस पर भी ध्यान देंगे। बट एज पार्ट ऑफ दिस वी विल रेफर टू द रेलेवेंट क्लॉज। So where any person receives in any previous year from any person or persons on or after the first day of April 2017, 1 अप्रैल 2017 के बाद अगर वो रिसीव करता है कोई भी पैसे की राशि विदाउट कंसिडरेशन, बिना उसके इवज में कुछ दिए हुए, यानी उसके इवज में उसने एक भी पैसा या कुछ भी नहीं दिया है, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स 50,000 रुपीज, यानी पूरे प्रीवियस ईयर में कुल मिला के जो वैल्यू है उस मनी की वो 50,000 से अगर ज्यादा है, 50,000 नहीं है, 50,000 से ज्यादा है, तो होल ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सम, तो कुल मिला के जो भी वो राशि है वो मानी जाएगी कि वो इस धारा के तहत कवर हुई है। और इसके बाद के जो क्लॉज हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित, लेकिन एक प्रोवाइजो है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्लॉज है इमूवेबल प्रॉपर्टी के क्लॉज को छोड़ते हुए हम सीधे प्रोवाइजो पे आते हैं, और प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू एनी सम ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम एनी रिलेटिव। ये क्लॉज उस पैसे की राशि को अप्लाई नहीं करेगा जो किसी रिलेटिव से प्राप्त हुई है, और ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, या जिसको प्राप्त हो रही है उसके मैरिज के ओकेजन पे उसको प्राप्त हुई है, या उसको वसीयत के तहत या इनहेरिटेंस के तहत प्राप्त हुई है, इनहेरिटेंस जो पूर्वजों से मिलता है, या फिर जो पेमेंट करने वाला है या जो डोनर है उसके डेथ के सोच विचार में प्राप्त हुई। कॉन्टेम्पलेशन यानी सोच विचार करना, यानी जो देने वाला है वो सोच रहा है मैं मर जाऊंगा तो मैं कोई राशि इस व्यक्ति को दे दूं, तो इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ दिया जा रहा है, यानी अभी डेथ हुई नहीं है। विल के तहत कैसे मिलता है? जब डेथ हो जाती है उसके बाद, डेथ से पहले इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ अगर दिया जा रहा है वो राशि भी इसमें शामिल नहीं है, या किसी लोकल अथॉरिटी से वो मिल रहा है, फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी जैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सरकारी अथॉरिटी है। लोकल अथॉरिटी वर्ड की डेफिनेशन को 1020 के
एक्सप्लेनेशन से डिराइव किया गया है। कोई चीज़ कहीं डिफाइंड है, वहां से हम डिराइव कर लेते हैं, उसके इंपोर्ट कर लेते हैं मीनिंग को, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर या इनकम टैक्स के बाहर से भी ले सकते हैं एक्ट कभी। जैसे हम कुछ मीनिंग्स को या कुछ डेफिनेशंस को सेबी एक्ट से डिराइव कर रहे हैं, या सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट से डिफाइन से डिराइव किया है हमने, जैसे सिक्योरिटी मीन के वर्ड के मीनिंग को किया है। उसके बाद यदि कोई फंड है या कोई फाउंडेशन है या कोई यूनिवर्सिटी है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या हॉस्पिटल है या ऐसा कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन है या कोई ट्रस्ट है या ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि जिनका रेफरेंस सेक्शन 1023C में किया जा रहा है, जो कि चैरिटेबल फंड या इंस्टीट्यूशंस होते हैं। यानी अगर कोई पेमेंट कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कर रहा है, भले ही वो एक पर्सन है, जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को पेमेंट कर रहा है, तो भी जो है वो इस धारा में कवर नहीं होगा। एंड फ्रॉम और बाय एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर 12A और 12AA, और या तो कोई ऐसा ट्रस्ट हो जो कि सेक्शन 12A या सेक्शन 12AA के तहत रजिस्टर्ड है, और बाय एनी फंड और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन और एनी यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन विच इज रेफर्ड अंडर 1023(4), 5, 6 से 1023C के, ये भी इसमें आ जाते हैं। हालांकि यहाँ थोड़ा सा ऐसी लिटिल बिट ऑफ रेपिटेशन, बिकॉज यहाँ पर 1023 का रेफरेंस ऑलरेडी किया जा चुका है, एक स्पेसिफिक मेंशन माना जा सकता है इसको। उसके बाद एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि ट्रांसफर नहीं है, 47 सेक्शन के इन क्लॉजेस के तहत जिसको ट्रांसफर नहीं माना जाता है, तो यदि कोई ट्रांसफर नहीं है तो फिर हम उसको क्यों टैक्स करें, सीधी इसमें ये सोच है। 47 जो है वो कैपिटल गेन्स को डिटरमिन करने के लिए, जो हेड ऑफ इनकम है कैपिटल गेन्स, उसके तहत सेक्शन है 45 शुरू होते हैं। उसके बाद यदि कोई राशि फ्रॉम एक ऐसे इंडिविजुअल ट्रस्ट से प्राप्त हो रही है जिसका क्रिएशन सोली किसी उस इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए किया गया था, यानी यदि कोई इंडिविजुअल कोई ट्रस्ट बनाता है और वो ट्रस्ट इसलिए क्रिएट करता है कि किसी भी अपने इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए क्रिएट करता है, और उस ट्रस्ट को उस ट्रस्ट के द्वारा कोई पेमेंट किया जाता है उस रिलेटिव को, तो वो भी इसमें इसकी परिभाषा में नहीं आएगा। उसके बाद 11 क्लॉज और भी इसमें जोड़ा गया है 1/4/2020 से, और 1/4/2020 यानी इसी वर्ष से जो क्लॉज जोड़ा गया उसमें ये कहा गया है कि फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज बी प्रिस्क्राइब, यानी केंद्र सरकार या CBDT रूल्स में प्रिस्क्राइब करेगा, रूल्स जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं उसके द्वारा प्रिस्क्राइब होगा। तो ऐसी राशि जो कि प्रिस्क्राइब राशि है वो भी इस धारा में कवर नहीं होगी। हालांकि इसके लिए अभी रूल बनना है, और जब रूल बन जाएगा तो वो लागू हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये क्लॉज जो है उन राशियों पे अप्लाई नहीं करता जो प्रोवाइजो के तहत राशियां आ रही हैं। तो इसलिए जो राशि इन पर अप्लाई नहीं करती है वो हमारे लिए 224(17)A में भी अप्लाई नहीं होगी, और इसी वजह से वो हमारे 918 में भी अप्लाई नहीं होगी। तो अगर वो जिस हद तक वो सम ऑफ मनी अप्लाई करता है, यानी 50,000 से ऊपर की राशि जो कि इंडिया से बाहर दी जा रही है, इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, कोई रेसिडेंट के द्वारा किसी नॉन रेजिडेंट को दी जा रही है, और वो नॉन रेजिडेंट यदि कंपनी है तो वो फॉरेन कंपनी है, या किसी भी और नॉन रेजिडेंट को दिया जा रहा है, और वो पेमेंट जो है 5 जुलाई 2019 को या उसके बाद किया जा रहा है,
तो ऐसी राशि भी इनकम डीम टू अक्रू या अराइज इंडिया में मानी जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि भारत से बाहर उनके पास कोई पैसा पड़ा है तो भारत से बाहर ही कोई राशि किसी और को दे दें, रेसिडेंट होते हुए किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर दें। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को, क्योंकि वो व्यक्ति जो पेमेंट कर रहा है, वो जो पेमेंट कर रहा है वो इस वजह से कर रहा है कि ये जो इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो टैक्स को अवॉइड करने के लिए किए जाते हैं। तो इसलिए इसको डीम टू अक्रू या अराइज इंडिया में लाने के लिए प्रावधानित किया गया है। और इसके बाद हम आते हैं 9(2) पर, यानी सब सेक्शन 9 का सब सेक्शन 2। 9(1) इसके साथ खत्म हो गया। 9(2) ये कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, कि भले ही सबसेक्शन 1 में कुछ भी कहा गया हो, एनी पेंशन विच इज पेएबल आउटसाइड इंडिया, कोई भी पेंशन जो इंडिया से बाहर पेएबल है टू अ पर्सन रिजाइडिंग परमानेंटली आउटसाइड इंडिया, एक ऐसे व्यक्ति को पेएबल है जो परमानेंटली इंडिया से बाहर रह रहा है, shall not be deemed to accrue or arise in India, यानी पेंशन उस व्यक्ति को पेएबल है जो इंडिया से, पेंशन पेएबल भी इंडिया से बाहर है, यानी इंडिया से बाहर उसका पेमेंट होना है, और वो पर्सन जिसको पेमेंट किया जा रहा है वो भी परमानेंटली इंडिया से बाहर रह रहा है। तो it shall not be deemed to accrue or arise in India if the pension is payable by a person referred to in Article 314 of the Constitution, यदि वो पेंशन आर्टिकल 314 कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो पर्सन रेफर किया गया है वहां पे आर्टिकल 314 में, उसको पेमेंट किया जा रहा है, और टू अ पर्सन हु हैविंग बीन अपॉइंटेड बिफोर द 15th day of August 1947 टू बी ए जज ऑफ द फेडरल कोर्ट और ऑफ हाई कोर्ट, या जिस व्यक्ति को 15 अगस्त 1947 जो आज़ादी का दिन था उसके पहले अगर उसका अपॉइंटमेंट फेडरल कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के रूप में हो गया था, जो पहले उस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चल रहा था उसके मीनिंग के अधीन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने के बाद भी वो अपनी सर्विस देता रहा, continues to serve on or after the commencement of the constitution as a judge in India। तो सेक्शन 1 में, सब सेक्शन 1 में कुछ भी कहा गया हो, तो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को अगर कोई पेंशन इंडिया से बाहर दी जा रही है तो वो डीम टू अक्रू या अराइज इंडिया में नहीं मानी जाएगी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट शैल बी डीम्ड टू अक्रू और arise in India under clause 5, 6 and 7 of subsection 1 and shall be included in the total income of the non-resident, whether or not the non-resident has a place of business or business connection in India, or the non-resident has rendered services in India। तो भले ही नॉन रेजिडेंट जो है, कोई नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया में सर्विसेज नहीं दे रहा है, या फिर कोई नॉन रेजिडेंट है जिसका कोई रेसिडेंस भी इंडिया में नहीं है, या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया में नहीं है, या उसका कोई भी बिजनेस कनेक्शन भी इंडिया से नहीं है, तो ऐसा नॉन रेजिडेंट जिसका कोई बिजनेस कनेक्शन भी इंडिया से नहीं है, तो भी यदि क्लॉज 9, 1, 5, 6 और 7 के तहत सबसेक्शन 1 के जो उसकी इनकम है अगर वो डीम टू अक्रू या राइज इन इंडिया होती है, तो भले ही वो इंडिया में सर्विस नहीं दे रहा और भले ही वो इंडिया में रहता भी नहीं है या बिजनेस भी नहीं है कर रहा है इंडिया में,
या उसका कोई भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया से नहीं भी है, यानी नॉन रेजिडेंट होते हुए ना वो इंडिया में रह रहा है, ना यहाँ सर्विस दे रहा है, ना कोई प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे है, ना बिजनेस कनेक्शन, नहीं, पूरा उसका बिजनेस इंडिया से बाहर है, और उसके बावजूद अगर ऐसे नॉन रेजिडेंट की इनकम जो है वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होती है, जैसा कि हमने देखा था कि अगर इंडिया में अगर कोई सर्विस का इस्तेमाल हो रहा है, उसके द्वारा दी गई कोई भी सर्विस है, अगर टेक्निकल सर्विस वाला लिया जाए क्लॉज 7, तो अगर उसके द्वारा कोई टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में दी जा रही, यानी जो भी टेक्निकल सर्विसेज वो दे रहा है उसका इस्तेमाल किसी ऐसे बिजनेस एंड प्रोफेशन में हो रहा है जो इंडिया में चलाया जा रहा है, या किसी ऐसे स्रोत से आय को प्राप्त करने के लिए उसकी टेक्निकल सर्विस का इस्तेमाल हो रहा है, जिसे फाइनेंशियल सेक्टर में लोग फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, इंडिया में किसी इनकम के स्रोत से इनकम को प्राप्त करने का एडवाइस, ये शेयर खरीद लीजिए, वो शेयर खरीद लीजिए। तो इस प्रकार से जो भी टेक्निकल सर्विसेज दी जा रही हैं उससे यदि इंडिया में कोई इनकम जनरेट की जा रही है या कोई इंडिया में बिजनेस किया जा रहा है, तो भले ही वो नॉन रेजिडेंट जो है उसका इंडिया से कोई भी बिजनेस या रिहायशी कनेक्शन नहीं है, इंडिया में सर्विस भी नहीं दे रहा, अगर वो इंडिया से बाहर दे रहा है सर्विस, तो भी अगर वो इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया है क्लॉज 917 के तहत, तो वो रहेगी। इस बात से कुछ भी बदलाव नहीं आएगा कि उसका कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं था। तो ये एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, जो एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। अब आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन द केस ऑफ नॉन रेसिडेंट्स। ये रूल 10 है, रूल 10 in relation to section 9. In any case in which the assessing officer is of the opinion that the actual amount of income accruing or arising to any non-resident person, whether directly or indirectly, through or from any business connection in India, or through or from any property in India, or through or from any asset or source of income in India, or through or from any money lent at interest and brought into India, in cash or in kind, cannot be definitely ascertained. असेसिंग ऑफिसर इस मत के हैं अगर, और असेसिंग ऑफिसर का मत रीजनेबल ग्राउंड्स पे बनना चाहिए, ये बात पॉइंट आउट कर दें। ओपिनियन डजंट मीन अ रैंडम ओपिनियन, ओपिनियन मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक एंड फैक्ट्स एंड मटेरियल व्हिच इज कलेक्टेड बाय द असेसिंग ऑफिसर। इन एनी केस इन व्हिच द असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन कि जो एक्चुअल अमाउंट है इनकम का अराइज हो रही है किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन को, चाहे वो डायरेक्टली अराइज हो रही हो या फिर इनडायरेक्टली हो रही हो, और वो जो इनकम है किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन को किसी बिजनेस कनेक्शन से हो रही है या फिर किसी प्रॉपर्टी में से हो रही है जो इंडिया में है, जैसा कि एक्सप्लेनेशन 5 वगैरह में लिखा हुआ है, या फिर किसी एसेट से डिराइव हो रही है या किसी ऐसे स्रोत से इनकम के डिराइव हो रही है जो इंडिया में है, या अगर कोई पैसा किसी को लेंड किया गया था इंटरेस्ट पे, ब्याज पे, और उसको कैश में इंडिया लाया गया है और उससे इनकम डिराइव हो रही है, कैश में लाया गया या काइंड में भी अगर लाया गया है, तो वो राशि कितनी है अगर वो एसर्टेन नहीं किया जा सकता डेफिनेट, निश्चित रूप से अगर ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है कि कितनी वो राशि है जो अक्रू या अराइज हुई है किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन को इन सारे माध्यमों से, जो कि 9(1) में भी मेंशन्ड है। तो फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट टू इनकम टैक्स के लिए असेसमेंट करने के लिए, आकलन करने के लिए, वो जो अमाउंट ऑफ सच इनकम है वो कैलकुलेट की जाएगी इस प्रकार से। एक तो नंबर 1 कि एट सच परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर सो अक्रूइंग और अराइजिंग as the assessing officer may consider to be reasonable. एक पूरे टर्नओवर का
टर्नओवर यानी कुल मिला के जो राशि किसी को प्राप्त हुई है उसका एक ऐसा परसेंटेज लेना होगा जो कि रीजनेबल माना जाएगा, क्योंकि हमको कुल राशि का या कुल टर्नओवर का वो परसेंटेज निकालना होगा। फिर टर्नओवर का मतलब ये है कि जैसे आप शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो जो भी खरीद बेच हो रही है वो सब टर्नओवर है। तो खरीद बेच की राशि कोई इनकम नहीं होती है। इनकम वो होती है जो सब कुछ करने के बाद जो आपको प्राप्त हो रहा है, इनकम। और जैसा कि 224 में डिफाइंड है, तो इनकम पता लगाने के लिए यहां बात टोटल इनकम की नहीं हो रही है। पहले इनकम पता ही लगाई जाएगी, फिर उसके बाद टोटल इनकम कंप्यूट होगी। तो वो इनकम पता लगाने के लिए जो कि अक्रू अराइज हुई है किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन को, हम एक ऐसा परसेंटेज, असेसिंग ऑफिसर को ऐसा परसेंटेज लेना होगा जो कि टर्नओवर का परसेंटेज लेना होगा जो कि रीजनेबल है, जो भी कुल टर्नओवर है अक्रू अराइजिंग का। उसका दूसरा पॉइंट है कि ऑन एनी अमाउंट it may be calculated, and income may be calculated for on any amount which bears the same proportion to the total profits and gains of the business of such person। कि वो जो इनकम है उसको अगर x मान लिया जाए तो उसका वही प्रोपोर्शन होना चाहिए कुल प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस के साथ उस व्यक्ति के प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ सच पर्सन की जब हम बात करते हैं तो हमारा मतलब है कि इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स है, उस व्यक्ति की मन मर्जी नहीं है कि क्या प्रॉफिट्स एंड गेन्स उसके बिजनेस से हुए हैं। यानी जो प्रावधान जैसा कि सेक्शन 28 से शुरू होके हम लोग सेक्शन 41 तक, उसके बाद 44 तक जाते हैं, जो कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ये पता लगाने के लिए वो प्रावधान है। तो उन प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस से के प्रोपोर्शन में अगर उस राशि को रखा जाए जिस राशि को हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो रेशो वही होना चाहिए एज द रिसीट्स सो अक्रूइंग और अराइजिंग बियर टू द टोटल रिसीट्स ऑफ द बिजनेस। जितना कि जो अक्रू अराइजिंग वाली रिसीट्स थी यानी प्राप्तियां थी, उनका जो रेशो उसके बिजनेस की कुल प्राप्तियों के साथ है। यानी पहले हमको एक रेशो निकालना होगा प्राप्तियों का, अक्रू अराइजिंग वाली उन प्राप्तियों से जो कुल बिजनेस की प्राप्तियां हैं, और उसको बराबर रखना पड़ेगा एक्स अपॉन एक्स के से डिवाइड करके प्रॉफिट्स एंड गेन्स के साथ, और बराबर रख के जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी द अमाउंट ऑफ इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग टू द नॉन रेसिडेंट। और अगर ये दोनों चीजें के अलावा, यानी एक तो ये हो गया कि आप टर्नओवर का परसेंटेज ले लीजिए, रीजनेबल परसेंटेज है, या फिर रिसीट्स का आप रेशो ले लीजिए, और या फिर दूसरा कोई तरीका ले लीजिए जो आपको सूटेबल प्रतीत होता हो। डीम सूटेबल यानी सूटेबल प्रतीत होता हो, उपयुक्त प्रतीत होता हो जो असेसिंग ऑफिसर। तो यहाँ उपयुक्त प्रतीत होने का मतलब भी कैसे उपयुक्त प्रतीत हो रहा है कोई तरीका, वो असेसिंग ऑफिसर को बहुत डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा अपने ऑर्डर में। उसके बाद एक और रूल है, रूल 11UB, इसी से संबंधित है। डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड अपोर्शनमेंट ऑफ द इनकम इन सर्टेन केसेस। तो सबसे पहले इसमें यह है वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू को तय करना और इनकम को अपोर्शन करना, मतलब पोर्शन में बांटना, हिस्सों में बांटना। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में फेयर मार्केट वैल्यू एसेट्स की क्या होती। रूल 11UB, the fair market value of the assets, tangible or intangible, as on the specified date, held directly or indirectly by a company or an entity registered or incorporated outside India for the purposes of clause 1 of subsection 1 of section 9 shall be computed in accordance with the provisions of this rule। जैसा कि हमने पढ़ा था
कि 911 के तहत जो एक्सप्लेनेशन 5 है वहां पे वो बात करता है कि कोई कंपनी या एंटिटी है जिसका रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन इंडिया से बाहर हुआ है और उसके पास एसेट्स इंडिया में भी हैं, तो ऐसे एसेट्स अगर शेयर हैं या कोई इंटरेस्ट है उसको अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है या उस शेयर में से कोई इनकम डिराइव की जाती है तो अगर वो इनकम ऐसे कंपनी से के शेयर से डिराइव हो रही है जिस कंपनी के एसेट्स इंडिया में हैं और वो शेयर अपनी वैल्यू को सब्सटैंशियली ऐसे एसेट से डिराइव कर रहा है जो इंडिया में है, तो वो इनकम डीम टू अक्रू या राइज इंडिया में माना जाता है यदि वो व्यक्ति एक नॉन रेजिडेंट है और या नॉन रेजिडेंट नहीं भी है, रेजिडेंट भी अगर हो लेकिन वो एंटिटी या कंपनी जिसमें उसके पास शेयर है वो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है। तो उस संदर्भ में यहाँ पे ये कहा गया था कि जो वैल्यूएशन करना पड़ेगा उस एसेट का, वैल्यू डिराइव करने की बात हुई थी, तो ये हुआ था कि एक्सप्लेनेशन 6 में बताया गया था कि वहां पे फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी। तो फेयर मार्केट वैल्यू अगर लेना है स्पेसिफाइड डेट पर तो उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सब सेक्शन 1 जो है 11B रूल का सब रूल कहा जा सकता है इसको, रूल 11UB का सब रूल 1 कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो इस रूल के प्रावधानों के अनुसार कंप्यूट की जाएगी सबसे पहले। और जहां पर हम ये कहते हैं कि एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया या रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, तो उसका नाम फॉरेन कंपनी या फॉरेन एंटिटी अब हम नाम देंगे। और सब रूल 2 ये कहता है, उसके बाद कंप्यूटेशन बता रहा है, क्योंकि इस रूल में कंप्यूटेशन किया जा रहा है कि वेयर द एसेट इज द शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी, जहां पे हमको फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है एसेट की, वेयर द एसेट इज द शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द स्पेसिफाइड डेट, जहां पे वो एसेट एक इंडियन कंपनी का शेयर है जिसका लिस्टिंग एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे है स्पेसिफाइड डेट पे। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू शेयर की shall be the observable price of such share on the stock exchange, स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ऑब्जर्व किया जा रहा है उसका प्राइस वो होगा, provided that where the share is held as part of the shareholding which confers directly or indirectly any right of management or control in relation to the opposite company। लेकिन अगर शेयर जो होल्ड किया जा रहा है वो कोई राइट ऑफ मैनेजमेंट या कंट्रोल प्रदान कर रहा है, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रदान कर रहा हो, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है शेयर की इट विल बी डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला लगाया जाएगा, जहां वो शेयर एक राइट ऑफ मैनेजमेंट या कंट्रोल प्रदान कर रहा हो तो वहां पर एक फॉर्मूला लगाया जाएगा। और फॉर्मूला क्या होगा, A+B/C, जिसमें ए जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस कंपनी का ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेबल प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स कोटेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि शेयर्स की मात्रा को ऑब्जर्वेबल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कुल शेयर्स जितने कंपनी ने इशू कर रखे हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं और हर शेयर 50 रुपए का दिख रहा है प्राइस, उसका ऑब्जर्वेबल प्राइस उसका 50 रुपए है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। तो 50 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 लाख उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन माना जाए। बी है बुक वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी एज ऑन द स्पेसिफाइड डेट, जो उस कंपनी की लायबिलिटीज है उसकी बुक वैल्यू को उस मार्केट कैपिटलाइजेशन में जोड़ा जाएगा, यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। वी नो दैट बैलेंस शीट जो लोग पढ़ना जानते हैं वो हम जानते हैं कि मार्केट में
जो बैलेंस शीट बनती है उसमें कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज एसेट्स के बराबर होता है। तो यहां पे लायबिलिटीज की बुक वैल्यू यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू है, तो ए प्लस बी हमको कुल एसेट्स का वैल्यू दे रहा है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यानी पर शेयर उस कंपनी का जो वैल्यू है वो निकाला जा रहा है। प्रोवाइडेड फर्दर that where on the specified date the share is listed on more than one recognized stock exchange, अगर वो शेयर एक से ज्यादा recognized stock exchange में लिस्टेड है तो ऑब्जर्वेबल प्राइस निकालने के लिए हमको वो स्टॉक recognized stock exchange लेना पड़ेगा जो कि जिसपे सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम हो रही होगी ट्रेडिंग की उस शेयर में, जिस पीरियड में हम उसको निकाल रहे हैं, ड्यूरिंग द पीरियड जो कंसिडर किया जा रहा है पीरियड, उस प्राइस को डिटरमिन करने के लिए। Now, where the asset is a share of an Indian company not listed on a recognized stocks, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो जो एसेट है वो ऐसा शेयर है जो कि एक इंडियन कंपनी का शेयर है, लेकिन वो शेयर वो इंडियन कंपनी लिस्टेड ही नहीं है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे स्पेसिफाइड डेट पे। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है शेयर की shall be its fair market value on such date as determined by a merchant banker, तो फेयर मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होगी जो कि कोई मर्चेंट बैंकर या कोई अकाउंटेंट, मर्चेंट बैंकर जो कि ऐसे बैंकर्स का काम करते हैं जो कि कंपनियों के लिए काम करते हैं, जो कंपनी के लिए न्यू इश्यूज लाते हैं, यानी वो वैल्यूएशन करते रहते हैं ऐसी कंपनीज का, तो क्योंकि उनके कार्यों में वैल्यूएशन करना शामिल होता है। तो जो भी एक मर्चेंट बैंकर या कोई अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट कह सकते हैं, अकाउंटेंट वर्ड को भी डिफाइन किया गया इनकम टैक्स एक्ट, वो डिटरमिन करेगा कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उस शेयर की क्या है। विथ एनी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी, और अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत कोई तरीका है वैल्यूएशन का, उसको इस्तेमाल करते हुए शेयर्स के वैल्यूएशन के लिए ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस, आर्म्स लेंथ बेसिस एक आधार होता है जिसको कि ट्रांसफर प्राइसिंग में हम लोग पढ़ेंगे, as increased by the liability if any considered in such determination, और जिसमें कि फेयर मार्केट वैल्यू को निकालने के बाद उसमें लायबिलिटी को जोड़ा जाएगा एसेट डिटर्मिनेशन को तय करने के लिए। Where the asset is an interest in a partnership firm or association of persons, और जहां पे वो ऐसा इंटरेस्ट है, कोई एंटिटी की बात हो रही थी तो एंटिटी में पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एओपी हो सकता है, तो अगर जहां पे पार्टनरशिप फर्म है या एओपी वो एंटिटी है, तो इस फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली द वैल्यू ऑन द स्पेसिफाइड डेट of such firm or AOP shall be determined by a merchant banker or an accountant in accordance with any internationally accepted valuation methodology as increased by the liability, if any, considered in such determination. तो ये वही मेथड है जो कि इसके पहले दिया गया था कंपनी के केस में, जहां पर जो कि कंपनी लिस्टेड नहीं थी स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसमें कि मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी को यूज करके जो वैल्यू को डिटरमिन करता है स्पेसिफाइड डेट पे उस शेयर की, और उसके बाद एज इंक्रीज बाय द लायबिलिटी, और जो लायबिलिटी कंसिडर की गई थी उसको उसके बाद उसमें ऐड करता है, और उसके बाद द पोर्शन ऑफ द वैल्यू कंप्यूटेड इन क्लॉज 1 एज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इट्स कैपिटल, और जो पोर्शन जो कंप्यूट किया गया वैल्यू का, जो वैल्यू कंप्यूट की गई है उसका जो पोर्शन कैपिटल के बराबर है, शैल बी एलोकेटेड अमंग इट्स पार्टनर्स, उस कैपिटल की राशि को पार्टनर्स में एलोकेट किया जाएगा या मेंबर्स में एलोकेट किया जाएगा अगर वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, इन द प्रोपोर्शन इन विच कैपिटल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय देम, उस प्रोपोर्शन में जिसमें वो कैपिटल उन्होंने योगदान दिया था, एंड द रेसिड्यू ऑफ द वैल्यू, और जो बचेगी राशि shall be allocated among the partners or members in accordance with the agreement of partnership firm
और बची हुई राशि को जो पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट है या एओपी का जो एग्रीमेंट है, जो एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा था पहले से कि अगर डिसॉल्व होगी फर्म तो इस तरह से बटेगा पैसा या एसोसिएशन का पैसा उस तरह से बटेगा, तो बाकी राशि को उस तरह से डिवाइड कर दिया जाएगा। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट, या अगर कोई ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इस प्रोपोर्शन में बांटा जाएगा जिस प्रोपोर्शन में शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को के एंटाइटल थे वो पार्टनर्स या फर्म या एओपी के। एंड द सम टोटल ऑफ द अमाउंट सो एलोकेटेड, और इस तरह से जब एलोकेट हो जाएगी कुल राशि किसी भी पार्टनर को या मेंबर को, शैल बी ट्रीटेड एज अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दैट पार्टनर। ये मान लिया जाएगा कि उस पार्टनर का या उस मेंबर का फेयर मार्केट वैल्यू का इंटरेस्ट है, उस पार्टनर का इंटरेस्ट है उस फर्म या एसोसिएशन पर्सन्स में, उतनी फेयर मार्केट वैल्यू का इंटरेस्ट है। और उसके बाद 5 में कहा गया द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट अदर देन दोज रेफर्ड टू इन सब रूल्स 2, 3, 4। और 2, 3, 4 में जहां फर्म और कंपनी वगैरह का मेंशन है, उसके अलावा अगर कोई एसेट है तो उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा, इट शैल बी द प्राइस इट वुड फेच। वो प्राइस वो होगा जो उसको प्राप्त होगा अगर उसको बेचा जाए ओपन मार्केट में स्पेसिफाइड डेट पे, जैसा प्राइस मर्चेंट बैंकर डिटरमिन करता है कि इसको बेचा जाए तो इतना मिलेगा, या कोई अकाउंटेंट डिटरमिन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज इंक्रीज बाय द लायबिलिटी। उसके बाद उसको लायबिलिटी उसमें ऐड की जाएगी, इफ एनी कंसिडर्ड इन सच डिटर्मिनेशन। लायबिलिटी इसलिए ऐड कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू अराइव एट द टोटल एसेट वैल्यू, because capital plus liability is the total asset value. The fair market value of all the assets of a foreign company or an entity shall be determined in the following manner. तो अगर कोई फॉरेन कंपनी है, उसके सारे एसेट्स की जो, या कोई भी एंटिटी है फॉरेन एंटिटी, उसके जो एसेट्स की वैल्यू है वो इस प्रकार से डिटरमिन होगी कि where the transfer of share or interest in the foreign company or entity is between the persons who are not connected persons, the fair market value of all the assets owned by the foreign company or the entity as on the specified date for the purposes of such transfer shall be determined in accordance with the following formula. जहां पर जो शेयर ट्रांसफर किया जा रहा है या जो इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जा रहा है फॉरेन कंपनी में या एंटिटी में, वो ट्रांसफर दो कनेक्टेड लोगों के बीच में अगर ट्रांसफर हो रहा है, यानी जो आपस में जो कनेक्टेड लोग हैं उनके बीच में हो रहा है, तो उस केस में डिटर्मिनेशन ए प्लस बी फॉर्मूले से किया जाएगा, यानी कि ए इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द फॉरेन कंपनी which will be computed on the basis of the full value of consideration for transfer of the share or interest, equal जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो ट्रांसफर का, उसके आधार पे, उस आधार पे मार्केट कैपिटलाइजेशन उस फॉरेन कंपनी का कैलकुलेट किया जाएगा। यानी जितने शेयर बिक रहे हैं उनका कितना राशि उसके अगेंस्ट मिल रही है, और उसमें बुक वैल्यू लायबिलिटीज की जोड़ ली जाएगी जो कि सर्टिफाई किया जा रहा है किसी मर्चेंट बैंकर अकाउंटेंट के द्वारा। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए जो प्राइस निकाला जा रहा है वो प्राइस लिया जा रहा है जिस प्राइस पर वो शेयर बेचा जा रहा है, यानी फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द शेयर। और वो प्राइस लेने के बाद उसकी टोटल शेयर होल्डिंग से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाए, और उसमें बुक वैल्यू जोड़ ली जाएगी। तो यहां पर कुल शेयर से इसलिए नहीं डिवाइड कर रहे हैं कि उतने ही शेयर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जा रहा है जितने की बिक रहे हैं, और लायबिलिटीज भी उसी रिस्पेक्ट में निकाली जा रही है उतने ही शेयर्स के संबंध में। और इन एनी अदर केस, अगर यानी कि कनेक्टेड पर्संस के बीच में नहीं है ट्रांसफर, अनकनेक्टेड पर्संस के बीच में ट्रांसफर है, तो वो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, वो ए प्लस बी, और उसमें क्या होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द फॉरेन कंपनी और एंटिटी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेबल प्राइस। तो वहां पे आपको देखना होगा कि ऑब्जर्वेबल प्राइस क्या है उसका, कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज पे जहां पर भी वो लिस्टेड है, और उसमें जोड़ना होगा बुक वैल्यू को लायबिलिटीज की स्पेसिफाइड डेट पे,
प्रोवाइडेड दैट वेयर एज ऑन स्पेसिफाइड डेट द शेयर इज लिस्टेड ऑन मोर देन वन एक्सचेंज, तो आपको देखना होगा कि जहां पे स्टॉक एक्सचेंज ऐसा है जिसमें कि 2 स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उससे ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो फॉरेन कंपनी, तो उस केस में देखना पड़ेगा कहाँ ज्यादा वॉल्यूम है। तो जहां भी ज्यादा वॉल्यूम है उस एंटिटी की या फॉरेन कंपनी, तो उस स्टॉक एक्सचेंज पे ऑब्जर्वेबल प्राइस देखना होगा, जो प्राइस दिख रहा है, देखने योग्य है, दिख रहा है, देख। और अगर वो फॉरेन कंपनी लिस्टेड नहीं है किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, तो फिर वो जो वैल्यू है एसेट्स की, यानी इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर ए प्लस बी फिर से यूज करना पड़ेगा, यानी कि ए है फेयर मार्केट वैल्यू फॉरेन कंपनी की, जो कि डिटरमिन किया जाएगा किसी मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट के द्वारा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी को यूज करके, और उसमें वो लायबिलिटीज जोड़ी जाएंगी जो फेयर मार्केट वैल्यू को निकालने के डिटरमिन करने के लिए यूज किया गया था। और उसके बाद वेयर फेयर मार्केट वैल्यू हैज बीन डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी इंटरिम बैलेंस शीट रेफर्ड टू इन द फर्स्ट प्रोवाइजर टू क्लॉज 9 ऑफ द एक्सप्लेनेशन, then the fair market value shall be appropriately modified after finalization of the relevant financial statement. अगर कोई इंटरिम बैलेंस शीट के आधार पे स्पेसिफाइड डेट के लिए हमने वैल्यू निकाली थी, तो जब बैलेंस शीट फाइनल हो जाएगी तो वो वैल्यू फिर से बाद में मॉडिफाई कर दी जाएगी, कि जब फाइनलाइज हो जाएगी बैलेंस शीट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लॉज। उसके बाद फॉर डिटर्मिनिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एसेट लोकेटेड इन इंडिया बीइंग ए शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी और इंटरेस्ट इन ए पार्टनरशिप फर्म और एओपी, फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एसेट के लिए जो इंडिया में लोकेटेड है, अगर किसी भी कोई भी एसेट इंडिया में लोकेटेड है और उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालना है, और वो जो एसेट है एक शेयर है किसी इंडियन कंपनी में या किसी पार्टनरशिप फर्म या एओपी में इंटरेस्ट है, तो सारे के सारे एसेट्स एंड बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द सेट कंपनी और पार्टनरशिप फर्म और एओपी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो उस पर्टिकुलर एंटिटी के सारे बिजनेस को अकाउंट करना पड़ेगा, भले ही वो एसेट्स या बिजनेस ऑपरेशंस इंडिया में लोकेटेड हैं या बाहर हैं। यानी जितने भी उसके एसेट्स हैं फेयर मार्केट वैल्यू को निकालने के लिए ये नहीं देखना पड़ेगा केवल इंडिया के एसेट्स का निकाला जाए, इंडिया और फॉरेन सारे एसेट्स का निकालना होगा। फेयर मार्केट वैल्यू को निकालने के लिए वो सारे एसेट्स को अकाउंटिंग को मद्देनजर रखना होगा, सबको अकाउंट फॉर करना होगा, केवल इंडिया में स्थित एसेट्स को ही नहीं, क्योंकि हम फेयर मार्केट वैल्यू उस एसेट की निकाल रहे हैं जो कि एक शेयर है उस कंपनी में, और उस कंपनी के एसेट्स इंडिया में भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। तो फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए उसके इंडिया के एसेट्स और इंडिया से बाहर के एसेट्स सभी को जोड़ना होगा। और 9 में कहा गया द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर कैलकुलेशन इन फॉरेन करेंसी एंड एक्सप्रेस्ड इन रुपीज शैल बी द टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। जो टीटी का जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर किया था पैसे का, उसका जो बाइंग रेट होता है, सेलिंग रेट नहीं, उसके 2 रेट होते हैं, बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट रोज के। स्पेसिफाइड डेट पर जो भी बाइंग रेट है वो यूज किया जाएगा रेट ऑफ एक्सचेंज को कैलकुलेट करने के लिए, जहां पर फॉरेन करेंसी में हमारे पास कोई रेट उपलब्ध होता है। और अकाउंटेंट शब्द को डिफाइन किया जा रहा है कि जैसे सेक्शन 288(2) में हमने के एक्सप्लेनेशन में हमने अकाउंटेंट शब्द को डिफाइन किया, वही एक्सप्लेनेशन वही डेफिनेशन हम यहाँ बोरो करेंगे। और अकाउंटेंट शब्द में वो वैल्यूअर भी शामिल है जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है इस तरह के वैल्यूएशन को करने के लिए सरकार द्वारा ऑफ द कंट्री, उस देश में जहां पर वो फॉरेन कंपनी या एंटिटी रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड है, या कोई भी उसकी एजेंसी रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड है, जो कि निम्नलिखित कंडीशंस को फुलफिल करती है कि अगर वो मेंबर है, पार्टनर है किसी भी एंटिटी में जो कि अकाउंटेंसी दे रही है या फिर वैल्यूएशन सर्विसेज दे रही है, तो जो एंटिटी है या उसके जो साथी एफिलिएट्स हैं, उसके साथ में जो कंपनीज एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, उनका प्रेजेंस 2 से ज़्यादा देश में होना चाहिए। और जो सालाना रिसीट्स प्राप्त हो रही हैं उस एंटिटी को जिसमें वो अकाउंटेंट है का काम कर रहा है,
preceding the year in which the valuation is undertaken, जिसमें इस ईयर में वैल्यूएशन हो रहा है उसके पिछले साल में वो 10 करोड़ से ज़्यादा की रसीदें हों, यानी 10 करोड़ से ज़्यादा प्राप्त करने वाली जो एंटिटी है उसमें अगर कोई मेंबर या पार्टनर है तो वही वैल्यूअर का कार्य कर सकता है दो देशों से ज़्यादा में अगर उसकी प्रेजेंस हो तब। और अगर वो अकाउंटेंसी का प्रोफेशन खुद कर रहा है, अकेले कर रहा है, या वो खुद एक वैल्यूअर है, तब उसकी खुद की एनुअल रिसीट्स जो हैं 1 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए और उसका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो 10 साल से कम का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के वैल्यूएशन को अंडरटेक करने के लिए एक स्पेशल खास तौर पे वो दी गई हैं चीज़ें कि जो ज़रूरी है, जो क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। तो I think with this we come to the end of today's lecture, and tomorrow we continue with a little part which is left of this section, and then we'll continue with section 9A. Section 9A is also a very important section, जिसको हम लोग कल उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. So with that we come to the end of today's lecture.